दोहा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रस्मी इस्तकबाल। वजीर आजम ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी से की मुलाकात। दो तरफा इलाकाई और आलमी मसाइल पर हुई बातचीत। 2014 के बाद पीएम मोदी का कतर का है दूसरा दौरा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को करार दिया गैर आईनी। एसबीआई को दिया हुक्म इलेक्शन कमीशन को जमा कराएं। अप्रैल 2019 से अब तक फरोख्त किए गए बॉन्ड्स की तफसीलात। हुकूमत और किसानों के दरमियान चंडीगढ़ में बातचीत का तीसरा दौर आज शाम। किसानों की तहरीक की वजह से दिल्ली की तमाम सरहदों पर सख्त हिफाजती इंतजामात। एससी कमीशन का आज मगरबी बंगाल में संदेश ख्याली का दौरा। बीजेपी की आला सतही कमेटी कल जाएगी संदेश खाली। जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल में अमन अमान हुआ तबाह। और कुर्क की जाएगी हल्द्वानी की भनपुलपुरा तशद्दुद के मास्टरमाइंड अब्दुल मालिक और उसके बेटे समेत 9 शरपसंदों की जायदाद। अदालत ने पुलिस को कार्रवाई का दिया हुक्म। और राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन भारत ने बनाए 5 विकेट पर 352 रन। रोहित शर्मा ने स्कोर की सेंचुरी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। और नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दें कि एक अहम खबर है कि आज मरकज़ी हुकूमत और मुश्तइल किसानों के साथ बातचीत का एक और दौर होगा। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वज़ीर ज़राअत अर्जुन मुंडा, वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय चंडीगढ़ में किसानों से बातचीत करेंगे। हुकूमत बार बार और लगातार कह रही है कि किसानों को बातचीत के जरिए हल तलाश करना चाहिए। वज़ीर ज़राअत अर्जुन मुंडा ने किसानों की तहरीक के हवाले से तमाम फरीकों की तवज्जो दिलाने की बात की और कहा कि इस बात को जहन में रखना होगा कि किसानों की तहरीक से लोगों के रोज़मर्रा के मामूलात मुतासिर होंगे। और इस दौरान किसानों को हरियाणा में दाखिल होने से रोकने के लिए हरियाणा के 15 अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। एहतजाज के जवाब में नीम फौजी दस्तों की 64 कंपनियां और रियासती पुलिस की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। तहरीक की बात करें तो सिंधु बॉर्डर पर एहतजाजी किसानों की नकलो हरकत की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। आम लोग, मजदूर और ताजिर इस तहरीक का खमियाजा भुगत रहे हैं। किसानों की तहरीक ने आम लोगों की मुश्किलात में इजाफा किया है। ट्रैफिक जाम और कारोबार मुतासिर होने से लोगों का बुरा हाल है। और किसानों की तहरीक की वजह से स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है और खासकर दाता सिंह बॉर्डर के आसपास के स्कूलों में स्कूल वैन पर पाबंदी के बाइस स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड इम्तिहानात चल रहे हैं, जिसकी वजह से वालिदैन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वालिदैन का कहना है कि जो बच्चे सुबह 8 बजे तैयार हो जाते थे, उन्हें अब 6 बजे तैयार होना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से बाइक से वो इम्तिहान मरकज़ पर पहुंचता है और बाज़ औक़ात देर भी हो जाती है। और ऐसी सूरत हाल में बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग जाता है, क्योंकि इंटरनेट बंद होने की वजह से बच्चे तैयार नहीं हो पाते। और ऐसे में वालिदैन ने हुकूमत से अपील की है कि इस तहरीक का जल्द अज जल्द कोई हल निकाला जाए ताकि बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रहे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हो गया तो इससे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते, अगर स्कूल में आए तो बाइक से आएंगे या उनको जल्दी उठना पड़ेगा या अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। जो उनकी मेंटलिटी है वो तो कुछ अलग हो जाएगी, क्योंकि एक तो तैयारी हो बच्चों की और वो सही तरीके से आए, अपने एक वे से आए। लेकिन इस आंदोलन के कारण ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई है जिससे बच्चा अच्छे तरीके से सही वे में नहीं आ सकता। अभी किसान आंदोलन के चलने के कारण स्कूल बंद कर दिए गए, क्योंकि बॉर्डर एरिया पे हमारा जो स्कूल है यहाँ पे, तो आने जाने के लिए जैसे बस सुविधा थी वो अभी पूरी तरह से बंद हो चुकी है।
तो बच्चे आ जा नहीं पा रहे, अप डाउन कैसे करेंगे। तो बच्चे की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि पूरी साल अगर बच्चे ने पढ़ाई करी है और ये अब फाइनल एग्ज़ाम है, इसी के अंदर अगर बच्चे अपना अच्छा नहीं दे पाएंगे तो मतलब सब बेकार है, पूरी साल की मेहनत बेकार है। और बहादुरगढ़ सनती इलाका टिकरी बॉर्डर से मुत्तसिल है, जहां के रास्ते के दरमियान 5 पेट्रोल पंप आते हैं और इनमें से 100 से जायद लोग भी काम करते हैं। लेकिन किसानों के एहतजाज के पेश नज़र किए गए हिफाजत इंतजाम की वजह से ये पंप वीरान पड़े हुए हैं। पंप मालिकान इस निज़ाम से खुद को महफूज समझते हैं, लेकिन उन्हें कारोबार न चल पाने का भी मलाल है। मैं एक पेट्रोल पंप में इस वक्त मौजूद हूँ। ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। यहाँ पर भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ये पेट्रोल पंप जो है वो बंद है। तो क्या समस्याएं आ रही हैं, उससे बात करने के लिए हमारे पास मैनेजर हैं हरिओम, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या दिक्कतें अभी आ रही हैं यहाँ पर? पिछले सर 3 दिन से प्रॉपर तरीके से बंद है, ना कोई डीजल ना पेट्रोल सीएनजी कुछ नहीं बिक रहा। पिछले इसी 2021 में 13 महीने बंद रह गया था। यहाँ पे 5 पंप हैं, ये 5 पंप पर करीबन 100 एम्प्लॉय होंगे। सबकी मान लो अब कै दिन चलता है, अभी तो रखा हुआ है, पर वो नहीं चल पाएंगे लंबे, आने जाने में दिक्कत है। सुबह से लेकर शाम तक चौकीदारी करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। ये अभी जो एम्प्लॉय हैं आपके पास, कितने एम्प्लॉय हैं? और सैलरी का भी इतनी दिक्कत होती होगी क्योंकि सेल नहीं हो रही है, तो फिर इसके बाद क्या होगा? ये 18-19 एम्प्लॉय हमारे पास, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबा चला तो दिक्कत हो सकती है। तो पर डे की आपने बताया जैसे कि सेल भी हुआ करती थी, अभी क्या हाल है? अभी कितनी सेल हो पा रही है? पर डे की हमारी कम से कम 5-6 लाख रुपए की सेल होती थी। 2020 से 1 साल बिजनेस चला, बीच में थोड़ा सा उठे, अभी फिर शुरू होगा। अब पता नहीं कितने दिन चलेगा। पहले तो 13 महीने यहीं पर किसान लोग सारे यहीं पर बैठे थे हमारे पंप पे ही, यहीं पर उनकी चूल्हे भट्टी सब ये रोटी यहीं चल रही थी। अब की बार उन्होंने बैरिकेड आगे कर दिए तो सिक्योरिटी के अंदर है कम से कम। पहले अनसेफ थे, थोड़े सेफ हैं। उनको जो भी समाधान हो जल्द से निकल जाए और हमारा काम चालू हो जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें पूरे जो उन्होंने बताया कि जितने पेट्रोल पंप है वहाँ पर हो रही है, दुकानदार हैं उनको भी दिक्कतें हैं कि जब मार्केट खुले और कम से कम उनकी जो ग्राहकी है वो चल सके। तो ये तमाम जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स जिन्हें कहा जा सकता है, उनको इसमें काफ़ी तमाम दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, टिकरी बॉर्डर। और किसानों की इससे पहले की तहरीक से होने वाले नुकसान को देखते हुए इस बार बहादुरगढ़ में मौजूद ताजिर तंजीमों ने किसानों से आजिजाना दरख्वास्त की है कि वो मुजाहिरों के जरिए उनके कारोबार को नुकसान ना पहुंचाए, ताकि मजदूरों और ताजिरों का काम हो सके। तो टिकरी बॉर्डर पे इस वक्त मौजूद हैं और एक दुकान में हम इस वक्त आ चुके हैं और इनसे पूछते हैं अभी क्या हाल है इनका। अभी काम स्टार्ट हुआ था तो इनका दोबारा बंद होने से रोड आप देख सकते हो कितना बंद पड़ा है। इससे बिल्कुल हमारा काम बिल्कुल ठप है। अभी जो आम पब्लिक है वो तो बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं। अब अगर पब्लिक ही नहीं आएगा तो हम क्या काम करेंगे? बिल्कुल बंद पड़े हम तो। आपको क्या समस्या है यहाँ पर है? आपने बताया कि आपके ट्रक यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पे सर मुझे 11 तारीख को 11 बजे रोका था, बोले थे सुबह 5 बजे 2 घंटे में निकाल देंगे। मैंने कहा सर मुझे 4 किलोमीटर जाना है बस, तो बोले सुबह निकाल देंगे। सुबह की कह के आज सर 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन से अभी तक कोई सुनवाई नहीं है किसी भी प्रकार की। मेरी गाड़ी सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे खाली होनी है और इनसे रिक्वेस्ट भी कर ली, सर मेरी में शीशे का फ्रीज है, खाली करके इधर ही ले आऊंगा मैं गाड़ी। फोन नंबर है, गाड़ी नंबर है, सारा कुछ है, फिर भी नहीं सुनने को तैयार है। तो आपने सुना कि ट्रक ड्राइवर भी जो है काफी परेशान है। इनको लगता है कि रोज की आवाजाही जो होती थी उनसे कम इनका काम धंधा चलता था और अभी पूरी तरीके से जो गाड़ियां लगाई गई हैं, बंद की है, आवाजाही को बंद किया गया, उससे काफी दिक्कतों में है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द समाधान हो और इनका जो गाड़ियां जो हैं वो चल सके और आवाजाही हो सके। बाल की लोडिंग अनलोडिंग का काम भी जो करते हैं वो पूरी तरीके से हो सके। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली। और दिल्ली और हरियाणा के दरमियान टिकरी सरहद पर किसान तंजीमों के मुजाहरे के पेश नज़र हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। नीम फौजी दस्तों को कई मराहिल में तैनात किया गया है और सरहद को मुकम्मल तौर पर महफूज कर लिया गया है। हमारे नामानिगार चंद्रशेखर ने इसका जायजा लिया। तो टिकरी बॉर्डर पे इस वक्त मौजूद हैं और एक दुकान में हम इस वक्त आ चुके हैं और इनसे पूछते हैं अभी क्या हाल है इनका। अभी काम स्टार्ट हुआ था तो इनका दोबारा बंद होने से रोड आप देख सकते हो कितना बंद पड़ा है। इससे बिल्कुल हमारा काम बिल्कुल ठप है। अभी जो आम पब्लिक है वो तो बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं। अब अगर पब्लिक ही नहीं आएगा तो हम क्या काम करेंगे? बिल्कुल बंद पड़े हम तो। आपको क्या समस्या है यहाँ पर है? आपने बताया कि आपके ट्रक यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पे सर मुझे 11 तारीख को 11 बजे रोका था, बोले थे सुबह 5 बजे 2 घंटे में निकाल देंगे। मैंने कहा सर मुझे 4 किलोमीटर जाना है बस, तो बोले सुबह निकाल देंगे। सुबह की कह के आज सर 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन से अभी तक कोई सुनवाई नहीं है किसी भी प्रकार की। मेरी गाड़ी सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे खाली होनी है और इनसे रिक्वेस्ट भी कर ली, सर मेरी में शीशे का फ्रीज है, खाली करके इधर ही ले आऊंगा मैं गाड़ी। फोन नंबर है, गाड़ी नंबर है, सारा कुछ है, फिर भी नहीं सुनने को तैयार है। तो
आपने सुना कि ट्रक ड्राइवर भी जो है काफ़ी परेशान है। इनको लगता है कि रोज की आवाजाही जो होती थी उनसे कम इनका काम धंधा चलता था, और अभी पूरी तरीके से जो गाड़ियां लगाई गई हैं, बंद की गई, आवाजाही को बंद किया गया, उससे काफ़ी दिक्कतों में है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द समाधान हो और इनका जो गाड़ियाँ जो हैं वो चल सके और आवाजाही हो सके। बाकी लोडिंग अनलोडिंग का काम भी जो करते हैं वो पूरी तरीके से हो सके। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली। और नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त कतर के दौरे पर हैं। दोहा में पीएम मोदी का बाकायदा इस्तकबाल किया गया। इस दौरान कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की और दो तरफ़ा नीज़ इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त कतर में हैं और वज़ीर-ए-आज़म कल शाम मुत्तहदा अरब अमारात से दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी के साथ अहम उमूर पर दो तरफ़ा बातचीत की। इस मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अल सानी के साथ बातचीत समरावर रही। हमने भारत और कतर के दरमियान दोस्ती को मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया। कबल अज़ीं भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कतर के वज़ीर-ए-आज़म से नतीजा खेज बातचीत हुई और हाल ही में कतर में सज़ा याफ्ता 8 भारतीय बहरी फौजियों की रिहाई के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दोहा का ये दौरा इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। 2014 में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नरेंद्र मोदी का कतर का ये दूसरा दौरा है। और दोहा में भारतीय कम्युनिटी के लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद भारतीय कम्युनिटी के लोग बहुत खुश और पुरजोश नजर आए। भारत और कतर के दरमियान तारीखी तौर पर करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हालिया बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत और सरमायाकारी, आला सतह के सियासी तबादलों, तवानाई की शराकतदारी, सकाफत और तालीम के शोबों में ताउन समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात मुस्तहकम हुए हैं। दोहा में भारतीय बिरादरी के 8 लाख से ज़्यादा अफराद रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी बॉन्ड स्कीम को गैर आईनी करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने कहा है कि इंतखाबी बॉन्ड्स मालूमात के हक की खिलाफ वर्जी हैं। वोटरों को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। अदालत ने हुक्म दिया है कि बॉन्ड्स खरीदारों की फहरिस्त मंजर-ए-आम पर लाई जाए और साथ ही अदालत ने बैंक से इंतखाबी बॉन्ड्स की फरोख्त बंद करने को कहा है। अदालत ने SBI से कहा है कि वो अप्रैल 2019 से फरोख्त किए गए इंतखाबी बॉन्ड्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा कराएं। अदालत ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वोटरों के जानने के हक की खिलाफ वर्जी करती है। बेंच ने कहा है कि ये स्कीम राय दहिंदगान के आर्टिकल 19(1)(a) की खिलाफ वर्जी करती है। SBI 6 मार्च तक इंतखाबी बॉन्ड्स हासिल करने वाली सियासी जमातों की तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमा कराएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 13 मार्च तक सरकारी वेबसाइट पर शाया करेगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञान वापी कॉम्प्लेक्स में वाक़े व्यासजी तहखाने के मामले में समाअत मुकम्मल कर ली है। ताहम अदालत ने आज अपना फैसला महफूज कर लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फिलहाल पूजा पर पाबंदी नहीं लगाई है। हिंदू फरीक की तरफ से दलाइल पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील CS विद्यानाथन ने कहा है कि ये तहखाना ज्ञान वापी के दाएं जानिब वाक़ है, जहां साल 1993 तक हिंदू पूजा करते थे। वाराणसी कोर्ट ने आर्टिकल 40 रूल 1 CPC के तहत DM को रिसीवर के तौर पर मुकर्रर किया है और इसीलिए इस फैसले से मुसलमानों के हुकूक पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मुसलमान कभी तहखाने में नमाज नहीं पढ़ते थे। मुस्लिम फरीक की जानिब से अदालत में ये दलील दी गई है कि DM को बतौर रिसीवर मुकर्रर करना मफादात का टकराव पैदा कर रहा है।
और मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना ज़िले के संदेश खाली में ख़वातीन के साथ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में हो रहे मुसलसल इजाफे की वजह से सुर्खियों में है। आज यहाँ SC के मेंबरान ने संदेश खाली का दौरा किया। दरअसल कौमी SC कमीशन ने संदेश खाली में ख़वातीन के साथ जिनसी तशद्दुद से जुड़े मामले में अज खुद नोटिस लिया है। जो इंक्वायरी हुआ है हम लोग सुना है, हमारे पास रिपोर्ट पुलिस से भी दिया है। अभी वो सास क्या झूठ है पता चलेगा, लोगों से बात करने के बाद ही पता चल सकता है ना। अभी एक तरफा रिपोर्ट से तो पता नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए फुल कमीशन आया मेरे साथ, हमारा ऑनरेबल मेंबर सुभाष पारधी जी आए, ये हमारा ऑनरेबल मेंबर एक्स MP डॉक्टर अंजू बाला मैडम है, हमारे साथ हमारे DIG है, पुलिस सेक्शन के भी लोग हैं, डायरेक्टर सभी लोग आया है, इसमें बाहर का लोग है। इधर का परिस्थिति जानने के लिए आ रहा है और कल 11 बजे महामहिम राष्ट्रपति से हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे। यहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, नाम ममता रखती हैं लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। कमीशन को वो लेके यहाँ पे आए और हम लोग सारी टीम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं कि आपके साथ अब गलत नहीं होने देंगे। ये यहाँ पे जो अपराध बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं, राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए, नहीं तो ये हमारे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। और हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने हल्द्वानी तशद्दुद के नामजद मास्टरमाइंड अब्दुल मालिक और उसके बेटे समेत 9 शरपसंदों की जायदाद जब्त करने के अहकाम जारी किए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक अदालत ने तमाम 9 मुल्जिमान के खिलाफ CRPC की दफ़ा 82-83 के तहत कार्रवाई करने की इजाज़त दे दी है। पुलिस ने मुल्जिम की जायदाद जब्त करने के लिए अदालत में दरख्वास्त दी थी। पुलिस ने 8 फरवरी को हल्द्वानी के भनपुलपुरा इलाके में तशद्दुद के बाद 3 अलग अलग मामले दर्ज किए थे और इसमें 18 अफराद को नामजद किया गया था। इनमें से पुलिस अब तक 7 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। मंगल को सिविल अदालत ने तमाम 9 मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे और बुध को पुलिस दोबारा अदालत पहुंची और इन 9 मुल्जिमान की रिपोर्ट पेश की। पुलिस ने इन शरपसंदों के खिलाफ दफ़ा 83 के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया और इसके बाद अदालत ने अब्दुल मालिक, उनके बेटे अब्दुल मुईद, सुबुकदोश होने वाले कौंसलर शकील अंसारी, वसीम उर्फ हप्पा और सैफी, एजाज अहमद, तस्लीम और जियाउर रहमान और रईस उर्फ दत्तू की जायदादें कुर्क करने के अहकाम जारी कर दिए। नई दिल्ली के आलमी किताब मेले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की किताबें भी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। मेले में आने वाली किताबों के शायकीन वज़ीर-ए-आज़म की किताबों को तलाश कर रहे हैं। ये किताबें कैसी हैं, हमारे नामानिगार ग्रीश निशाना ने इसका जायजा लिया। वैसे तो हर बार पुस्तक मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी हुई पुस्तकें और उन पर लिखी हुई पुस्तकें आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं और इस बार भी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में PM की पुस्तकों पर बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार क्या खास पुस्तकें आई हैं और कौन कौन सी हैं नई पुस्तकें, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रभात कुमार जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक हमारे लिए आइकन हैं, नायक हैं। वो जिस क्षेत्र में भी जो उनका चिंतन है वो हम लोगों के लिए एक नया पथ प्रशस्त कर रहे हैं। अभी हमने इस वर्ष उनकी संविधान विषयक जो उनके उद्बोधन है उसका संकलन प्रकाशित किया है, नए भारत का सामवेद। तो क्योंकि उन पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि संविधान को वो तोड़ मरोड़ रहे हैं, पर उस संविधान का कैसे संरक्षण कर रहे हैं, उन्होंने संविधान दिवस की घोषणा की। तो नए भारत का सामवेद में उनके संविधान विषयक भाषणों का संकलन किया है। ऐसे एक दूसरी पुस्तक हमने प्रकाशित की है, उसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम। हम सब देख रहे हैं कितनी भव्यता के साथ G20 का उन्होंने यहाँ पर आयोजन किया और वो दृश्य मुझे भूलता नहीं है कि जब विश्व के सबसे बड़ी शक्तियाँ राजघाट पर खड़े होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रणाम कर रही थी। तो ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी की एक सफलता है कि उन्होंने इस प्रकार का अवसर भारत में उपस्थित किया। तो उनके जितने विदेशों में दिए भाषण हैं उन पर केंद्रित पुस्तक है वसुधैव कुटुंबकम, जिसके अंदर उनकी वैदेशिक नीति दिखती है, कूटनीति दिखती है, जिसका सुपरिणाम हम देख रहे हैं। कतर में जिस प्रकार से 9 भारतीयों को रिहा किया गया जिनके ऊपर फांसी की तलवार लटकी हुई थी, तो इसके लिए नरेंद्र भाई, उनका कर्तृत्व, उनकी नीतियाँ, एक व्यापक संपर्क जो उन्होंने पूरे विश्व में बनाया है, भारत का मान बढ़ाया है, तो इन पुस्तकों से परिलक्षित होता है। कितनी खुशी होती है जब आप प्रधानमंत्री की पुस्तकों को प्रकाशित करते हैं? हमारे लिए गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में लोगों के अंदर इतनी जिज्ञासा है,
जागरूकता है, वो जानना चाहते हैं उनका डीएनए क्या है, कहाँ से उनको इतनी ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है कि वो अहर्निश राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। तो उनके लिए कुछ कर पाना एक गिलहरी प्रयास है हमारे लिए। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और भी ज़्यादा जानना और समझना चाहते हैं तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले चले आइए, जहां आपको उनके बारे में बहुत सी पुस्तकें देखने को मिल जाएंगी। कैमरामैन शारदा रंजन के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आगे बढ़ते हैं, जहां नई दिल्ली आलमी किताब मेले में साहित्य अकादमी का स्टॉल भी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। 24 भारतीय ज़बानों में दस्तयाब किताबों के साथ यहां 2000 से ज़्यादा उन्वानात भी देखे जा सकते हैं। साहित्य अकादमी का स्टॉल कैसा बनाया गया है, इस पर साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी डॉक्टर के श्रीनिवास राव से खुसूसी बातचीत की हमारे नामनिगार गिरीश निशाना ने। विश्व पुस्तक मेले में साहित्य अकादमी का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या खासियत है, यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव सर। सर, क्या खास लेकर आए हैं? देखिए, इस साल के जो विश्व पुस्तक मेले हैं एक अनोखा चीज़ है, बहुत अच्छे तरह से सजाया गया है, बहुत अच्छा है। और हर साल की तरह साहित्य अकादमी भी इस साल 2 जगह में हमारे स्टॉल लिया गया है। एक तो है जो हॉल नंबर 5 में, जहां सभी भारतीय भाषाओं की पुस्तक प्रदर्शन में लगाते हैं। एक है हिंदी के लिए, क्योंकि साहित्य अकादमी का भी हिंदी में बहुत सारी किताब छपती है, इसलिए एक्सक्लूसिवली कि हिंदी का भी एक जगह रखा गया है। और जहां हम लोग अभी मौजूदा है, यहाँ 24 भारतीय भाषाओं की किताबों की कम से कम 2000 से ज़्यादा टाइटल्स को हम लोग डिस्प्ले में रखा है और बहुत अच्छा रिस्पांस भी है। और इस दौरान में हम लोगों ने हर दिन एक साहित्यिक कार्यक्रम भी रखा है। और एक तो है ऑथर्स कॉर्नर में हर दिन कुछ ना कुछ विषय के ऊपर चर्चा या कहानी पाठ, कविता पाठ इस तरह की होती है। और साथ साथ हमारी इस स्टॉल के अंदर रोज़ कुछ ना एक लेखक को बुला के उनके साथ एक रूबरू की तरह कुछ लोगों का और कुछ साइनिंग सेरेमनी भी होती है। और हम देखा है कि इस साल भीड़ भाड़ भी अच्छी है, रिस्पांस भी अच्छा है। और हम यही कामना करते हैं कि हर साल इसी तरह और बेहतर बुक फेयर्स बनते जाए, ताकि विश्व में हम लोग, जैसा फ्रैंकफर्ट बुक फेयर के बारे में कहा जाता है, लंदन बुक फेयर के बारे में कहा जाता है, उससे हम कोई कमी नहीं है। क्योंकि मैंने मेक्सिको का ग्वाडलहारा बुक फेयर देखा है, लंदन बुक फेयर देखा, फ्रैंकफर्ट बुक फेयर बहुत बार देखा, बीजिंग इंटरनेशनल बुक फेयर देखा। इस साल जो हमारी विश्व पुस्तक मेला जो लगी है, उससे कोई कमी नहीं है। उनकी मतलब नेक टू नेक हम लोग उससे कम्पीट करते बेहतर बुक फेयर हमने ऑर्गेनाइज किया। हम आपके माध्यम से यही चाहता है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास एनसीआर में भी जो लोग पुस्तक प्रेमियाँ हैं वो लोग आए और पुस्तकों को ज़्यादा ज़्यादा खरीदारी करें और लुत्फ उठाए इसका। तो ये थे साहित्य अकादमी के सचिव जो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक प्रेमी पुस्तक मेले में पहुँचे। कैमरामैन रमाकांत के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और इस मशहूर ज़माना शेर के खालिक उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का आज यौम वफ़ात है। गालिब ने फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़बानों में शायरी की। गालिब जहां अपने रंगे सुखन अंदाज़े बयां के सबब अपने हम असर शोरा में नुमाया हुए, तो वहीं उनके आशार हर ख़ास व आम में इस दर्जे मकबूल हुए हैं कि वो आज भी गोया ज़िंदा हैं। गालिब की शायराना असमत का सबब उनके कलाम की वो सादगी है, जिसे उनके नुदरत ख़याल से निहायत दिलकश बनाया गया है। मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए और 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में इंतकाल हुआ। और गैर मुल्की खबरों में, यूक्रेन के साथ जंग के दरमियान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को फोरम में से खिताब किया है और बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि रूस दुनिया की ख़तरनाक तरीन लाइलाज बीमारी कैंसर की वैक्सीन बनाने पर तेज़ी से काम कर रहा है और जल्द वो इसे बना लेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि साइंसदान इस वैक्सीन की तैयारी के आखिरी मरहले में हैं। ब्रितानिया की मलिका कमिला ने लंदन में विलियम शेक्सपियर की अदबी खिदमात की तकरीब में शिरकत की। तकरीब ख़ास मेहमानों से भरी हुई थी, जिसमें फ़नकारों ने फ़न का मुज़ाहिरा पेश किया। और जैसे ही कैमिला इस तकरीब में शिरकत के लिए लंदन के ग्रूसवेंस हाउस होटल पहुंची, उनका इस्तकबाल हैमलेट का किरदार अदा करने वाले अदाकारों ने किया।
और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट राजकोट में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। आज का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट पर 326 रन बना लिए हैं। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। यशस्वी जायसवाल 10 रन बनाकर पहले विकेट की शक्ल में वुड की गेंद पर आउट हो गए। शुभमन गिल खाता भी नहीं खोल पाए थे, जबकि रजत पाटीदार 5 रन बनाने के बाद आउट हुए और इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने इनिंग्स को संभाला और रन्स बनाने का सिलसिला जारी रखा। रोहित और जडेजा सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। तीसरे टेस्ट के लिए भारत के 2 खिलाड़ी अपने बैनुल-अक़वामी करियर का आगाज कर रहे हैं, सरफराज खान और ध्रुव जुरेल, जो पहली बार टेस्ट टीम में शामिल हुए हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यह ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।